गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थीं दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे की सहारा थे। एक दिन अपने ही धुन में झूलती हुई मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तू मीरा? सूरज सर पर चढ़ आया और तू फूल चूहिया बनकर घूम रही है मंदिर में। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी काकी की बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती घूमती रहे, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ अब नहीं है मीरा, और उनके कहे बातों की अब इस दुनिया में कोई मूल्य नहीं रही। अब कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मीरा चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो झोपड़ी के कोने में रखे उस लकड़ी के संदूक तक गई जिसमें माँ की यादें अब भी सांस लेती थीं। संदूक से निकाला हुआ एक साड़ी मीरा छू के अपनी दीदी से बोली, दीदी, जब ये साड़ी माँ पहनती थी ना, तब हमें देखकर मुस्कुराती थी, कहती थी तुम दोनों एक दूजे का सहारा बनना। मीरा की बात सुनते ही ज्योति का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें पल भर को भीग गई। लेकिन ज्योति अपने भावनाओं को छुपाते हुए मीरा से बोली, मैं तुझसे सख्त हूँ मीरा, क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया है। मैं नहीं चाहती तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। अगर आप मेरा हाथ थामे रखो तो दुनिया की आंधी भी मुझे हिला नहीं सकती। मीरा की बात सुन के ज्योति के चेहरे पर उसके माता पिता के जाने के बाद पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। उसी समय गांव की पगडंडी पर तीन परछाइयां उनके झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल। वह थे बहनों के सगा चाचा चाची। अरे ज्योति, कैसी है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बीता रहे होगे ना भैया भाभी के जाने के बाद। हम ठीक हैं चाचा जी, अब जो है उसी में खुश हैं। खुश? झोपड़ी में? तुम्हारे हिस्से के जमीन को हमारे नाम कर देती तो हम तुम दोनों को अपने यहाँ रहने देते। तुम दोनों बहुत खुश रहती हमारे साथ। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है, बर्बाद हो रही है। ये सब सुन के ज्योति की आंखों में आग सी चमक उठी। हमें किसी की जरूरत नहीं। बाबूजी की जमीन हमारी माँ और बाबूजी की आखिरी निशानी है, उसे हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटी, तुम्हारी जो खेतों की जमीन है वो भी तो बंजर ही पड़ी हुई है ना। और वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। ज्योति को ये सब सुनाकर तीनों वहां से निकल गए। लेकिन मीरा ये सब घर के अंदर से सुन रही थी। ये सुन के उसका चेहरा उतर गया। दीदी, क्या सच में हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ मीरा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को चूल्हे के आगे बैठी हुई मीरा अपनी दीदी से बोली, दीदी, माँ की साड़ी मैंने संभाल के फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगे ना? मन को थोड़ा शांति मिलेगा सुन के। लोग बातें बनाते हैं मीरा, ताने मारते हैं और सोचते ही कि हम प्रसाद के लालच में जाते हैं। पर हम तो अच्छे हैं ना, हमने कभी किसी की मदद नहीं लिया है। हमें डर कर नहीं, डट कर जीना चाहिए दीदी। नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान सब में है। तुम यही से भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं। यही सब बात करके दोनों बहनें जैसे तैसे रात का खाना खा के सोने जाते हैं। अगली सुबह दोनों बहनें अपनी जमीन को देखने जाते हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं।
दीदी, अच्छा हुआ कि माँ बाबूजी के जाने के बाद हमने ये जमीन बेचा नहीं। अभी देखो हमने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियाँ उगाई है। अब हम किसी व्यापारी को ये बेच के थोड़े पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक बोल रही है। इसे बेच के कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्या दीदी? ऐसे बेच के हम कुछ दिन ही गुजारा कर पाएंगे, उसके बाद क्या? अरे आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर खर्चे निकालूंगी, आप बस घर संभालना। कोई जरूरत नहीं तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर काम करने जाऊंगी। और मुझे बांस की सीजे बनाना भी आती है, जो बाबूजी ने सिखाया था। ये करके मैं घर का गुजारा निकाल लूंगी। ये सब बात करके दोनों कुछ समय अपने खेत में व्यतीत करने के बाद घर आते हैं। और अपने अपने काम में लग जाते हैं। रात को जब दोनों सोने जाते हैं, तब दोनों बहनें अपनी मुश्किल भरी जीवन के बारे में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली खाली लगता है ना दीदी? हाँ मीरा, पर अब हम माँ बाबूजी दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। यही सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। ज्योति बहुत ही हिम्मती थी। वह तो किसी से मदद भी नहीं लेना चाहती, लेकिन उसे अपनी बहन को लेके बहुत चिंता होती थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची, तो देखा कि जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी, और न ही हमने इसे गाड़ी है। जरूर इसे कोई यहाँ गाड़ गया है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम होगा, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के नहीं होता। इसका मतलब हमारे खेत को ये लोग बांटने की साजिश चला रहे हैं। उसी वक्त दूर से धर्मपाल आता दिखा और उसके साथ बिमला और उनका बेटा कमल भी था। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। ये जमीन हमारी माँ बाबूजी की निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे बच्चियों, ऐसे कैसे नहीं दोगे? ये जमीन तो तुम्हारी और हमारी। कमल के दादाजी ने अपने दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दिया था, लेकिन शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे ये बात बोलना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो तुम्हारे भलाई ही चाहते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों? दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेले समझकर हमारी जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप लोग हम दोनों से निकाल रही हो। अरे मीरा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो छोटी बनकर रहो। ऐसे बड़ों के बीच मत बोल, समझी? अरे जाओ। कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी होती है, वे उम्र में बड़े होके भी सम्मान के हकदार नहीं होते। मीरा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अब अगर आप लोग हमारे खेत के पास भी आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं। धर्मपाल ने सबको चुप कराकर कहा। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तो देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहां से चले गए। ज्योति और मीरा कुछ देर तक खामोश खड़ी रहीं। दीदी, क्या वो सच में कागज बदलवा सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं मीरा। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पे भरोसे नहीं करना चाहिए। अब हमें बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां पहले से ही धर्मपाल बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागज बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपने माँ बाबूजी की जमीन किसी हाल में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। धर्मपाल जी, अगर ये सच है तो ये गांव की मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना यहाँ नहीं चलेगा। सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं।
हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन दोनों बच्चियों को क्या पता ये जमीन के बारे में। ये जमीन के बाद तो इनके पिता और मैं ही जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे ही तो सब कुछ देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम, बगल में छुरी। हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने इस बात को अगले दिन पंचायत में विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। रात को झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बात करती हुई, दीदी क्या कल हमारा साथ देंगे गांव वाले? देखते हैं क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। आखिर माँ बाबूजी के जाने के बाद मदद ही कहाँ की किसी ने हमारी। हमें बस भगवान पे भरोसा रखनी होगी। माँ बाबूजी तो नहीं है, पर उनका आशीर्वाद जरूर है हमारे साथ। आप देखना दीदी, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं और उन सिसकियों में मीरा की भी सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी विश्वास ही नहीं होता है ना कि हम अब अकेले हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाबूजी अचानक आएंगे और मुझे गले लगा लेंगे। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। फिर धीरे धीरे सब दूर होते गए। चाचा चाची तो जैसे बस हमारे हिस्से की जमीन के लिए ही हमारे करीब थे। ज्योति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छुपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है मीरा। रिश्ते अब खून से नहीं धन दौलत से बनते हैं। लेकिन हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। सुबह होते ही गांव में एक अफवाह फैल गई कि धर्मपाल अब पंचायत से कहकर जमीन अपने नाम करवाने की तैयारी कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कानाफूसी करने लगे। अरे सुन सुग्गो, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काकी, कैसा रिश्तेदार है, अपने ही भतीजों को बेघर करने में तुला हुआ है। इन बातों की भनक ज्योति को लगी तो वो मीरा को लेकर सीधा सरपंच के वहां पहुंची। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए था। मेरे माँ बाबूजी की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती का दावा कर रहे हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे सरपंच जी। ऐसे कैसे कोई भी आके हमारी जमीन हड़प लेगा। थोड़े समय बाद धर्मपाल, बिमला और कमल भी वहां पहुंच गए और वहां पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है, आप तो ये अच्छे से जानते हैं। और अब जब लड़कियां बड़ी हो गईं, तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? ज्योति बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार के बीच ये झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात के हिसाब से तुम्हारी जमीन में इनका भी हक है। ऐसे कैसे सरपंच जी? ये लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठाने आए हैं। ये कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार होने का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी पटवारी भी वहां आ जाता है। हरीश चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई धर्मपाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन का चाचा जी भी हिस्सेदार है? हाँ ज्योति बेटिया, बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाके मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनने के बाद धर्मपाल, बिमला और कमल थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे पीछे कितने पैसे खिले?